हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 7। और मेटलर्जी का ये सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में आपने मेटलर्जी का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि ये अच्छा खासा टॉपिक है, इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले भी सेम बात, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आपके लिए तो फ्री है, अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मेटलर्जी ना ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन किया था लो रिएक्टिविटी सीरीज़ का। अब है मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स का फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर का मतलब हम पहले दो स्टेप जो कॉमन है वो कर चुके होंगे। अब यहाँ पे ये सब मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सके। अगर ये चीज़ नहीं लिखी होगी तो आपके ना 20-25 मिनट का लेक्चर वैसे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी क्या होते हैं? जिंक, आयरन, लेड। ये मेटल्स हैं जो हमने मीडियम रिएक्टिविटी में रखे हुए हैं। इसमें आपको किसका पढ़ना है? जिंक और आयरन का आपको यहाँ पे पढ़ना है, लेड का आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये जो मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, मीन्स जिंक और आयरन, ये आपके ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिल सकते हैं, ये आपके सल्फाइड्स की फॉर्म में ही मिल सकते हैं, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिल सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में भी और कार्बोनेट की फॉर्म में भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। कि ओर निकाला आपने, उसको क्रश करो, ग्राइंड करो, पल्वराइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो, मीन्स पाउडर फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट कर लो। फिर उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या कर दो? हटा दो। उसको हम क्या कहते हैं? कंसनट्रेशन ऑफ ओर। अब यहाँ पे क्या सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज़ आपकी ख़त्म नहीं होती। तो ये दो स्टेप जो हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, लो को या हाई को। ठीक है, कल भी आपको ये चीज़ बताई थी। अब देखो आगे। अब हमें यहाँ पे हमने देखा कि मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिल सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में ही मिल सकते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में ही मिल सकते हैं। बट हमें एक चीज़ पता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ऑक्साइड से मेटल्स निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट है और ज़्यादा ईजी है, जबकि सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालने। वी नो इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रादर देन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। कि कार्बोनेट और सल्फाइड से ज़्यादा ईजी किससे होते हैं निकालने? ऑक्साइड से। तो हमें इसका मतलब क्या था कि अगर आपका मेटल सल्फाइड की फॉर्म में है, मेटल का और सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में है, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने लो रिएक्टिविटी मेटल्स का देखा था जिनके और सल्फाइड की फॉर्म में थे। तो मेटल सल्फाइड को हम पहले क्या करते थे? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। कौन सी प्रोसेस से? रोस्टिंग से। कौन सी प्रोसेस होती थी? रोस्टिंग होती थी। अगर मेटल का और ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? ऑक्साइड से ही तो हम मेटल निकालते हैं। तो मेटल का अगर और ऑक्साइड की फॉर्म में है तो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट। ठीक है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। किस में करोगे भैया कन्वर्ट? ऑक्साइड को ऑक्साइड में ही रहने दो, क्योंकि वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपका मेटल का और कार्बोनेट की फॉर्म में है, अगर आपका मेटल का और कार्बोनेट की फॉर्म में है, तब भी उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट कैसे करेंगे भैया? ऑक्साइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सल्फाइड है तो हमने लास्ट क्लास में करना सीख लिया कि सल्फाइड को रोस्टिंग कर दो, वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है बेटा, उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। उसे क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। जैसे मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। वैसे ही मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। अब रोस्टिंग आपको पता है क्या होती थी? कि हम स्ट्रांगली हीट करते थे मेटल सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट कार्बोनेट और, बट वहाँ पे इन एक्सेस ऑफ एयर करते थे, एयर की प्रेजेंस में करते थे। यहाँ पे एब्सेंस में करेंगे।
इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है जी, तो मेटल कार्बोनेट को आपने स्ट्रांगली हीट करना है विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आपको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कई बार आपसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो रोस्टिंग किस लिए यूज़ की जाती है, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। कैल्सिनेशन किस लिए यूज़ की जाती है, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। वहाँ पे एयर की प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पे एयर की एब्सेंस में करते हैं। वहाँ पे SO2 गैस रिलीज होती थी, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये किया भी होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। प्रीवियस चैप्टर्स में आपने ये रिएक्शन बहुत बार लिखी भी होगी, है ना। तो अब समझ आया कि अगर हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं तो वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। उनके और जो हैं ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो ऑक्साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सल्फाइड है या कार्बोनेट है तो हम क्या करेंगे, उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड को रोस्टिंग से, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से। क्लियर। तो चलो भाई, पहला हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, स्टेप 1 स्टेप 2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब स्टेप 3 में हमारा क्या होगा, और होगा। अब जिंक का और क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके लिखो, जिंक को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, जिंक के दो और पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला क्या था, ZnS, और एक और था जिंक का कैलामाइन, जिसका फॉर्मूला क्या था, ZnCO3, जिसका फॉर्मूला क्या था, ZnCO3। अब देखो, ये क्या है, सल्फाइड है, ये क्या है, कार्बोनेट है ना, ये जिंक कार्बोनेट है। तो सल्फाइड को और कार्बोनेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो अब सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे क्या किया जाएगा, रोस्टिंग की जाएगी। और यहाँ पे क्या की जाएगी बेटा, कैल्सिनेशन। मीन्स अगर आप जिंक को कैलामाइन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो कैल्सिनेशन करो। अब रोस्टिंग में क्या होता है, जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, और यहाँ से आपका जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होगी। ये आपका मेटल का क्या हो गया, ऑक्साइड आ गया। कैल्सिनेशन में क्या होगा, ZnCO3 को हम एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करेंगे, हीट करेंगे, और यहाँ से आपका जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होगी। अब दोनों से हमारे पास क्या आ गया, मेटल का ऑक्साइड आ गया। दोनों से हमारे पास क्या आ गया बेटा, मेटल का ऑक्साइड आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नहीं कई बार ना क्लिप्स बना के डाल देते हैं ना, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। तो जितने भी मैं रिएक्शन लिखूँगा तो वो बेटा आप क्या कर लेना, बैलेंस करते जाना। बैलेंस से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज़्यादा कुछ है भी नहीं बैलेंस में। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें मेटल का ऑक्साइड तो मिल गया। वहाँ पे लास्ट लेक्चर याद करो, जब हमने लो रिएक्टिविटी वाले किए थे, मेटल का ऑक्साइड मिल जाता था, फिर उनकी क्या होती थी, रिडक्शन होती थी और उससे मेटल मिलता था। अब वहाँ पे रिडक्शन अपने आप हो जाती थी क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या थी, कम थी, है ना, उनकी रिएक्टिविटी कम थी। तो यहाँ पे स्टेप 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। मेटल ऑक्साइड का आप रिडक्शन करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। अब रिडक्शन देखो यहाँ पे, वहाँ पे लो रिएक्टिविटी वाला लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा, वहाँ पे रिडक्शन अपने आप हो जाता था। बट यहाँ पे एज रिएक्टिविटी इज हाई,
रिएक्टिविटी क्या है इन मेटल की, हाई है थोड़ी, उनसे लो मेटल से ज़्यादा है, ठीक। तो ऑटो रिडक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, सो नो ऑटो रिडक्शन। अब ऑटो रिडक्शन अपने आप रिडक्शन नहीं होगा तो हमें किसी ना किसी मेथड से करवाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के कराते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड by using a reducing एजेंट। भैया आप किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट को लेके आओ, ठीक है, उसको मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ और वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, मीन्स जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, इसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन करके जो भी ये बनाएगा, मीन्स इसका अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जिंक के लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करने के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बेटा कार्बन, ठीक है। और कार्बन भी किस फॉर्म में, कोक की फॉर्म में, क्योंकि सस्ता पड़ता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोक आपने देखा है जो शैम्पेन वगैरह की बोतल में ऊपर डार्ट जिसको बोल देते हो लगा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, कोक होता है। क्लियर। तो अब होगा कैसे, अब हमारे पास रोस्टिंग से और कैल्सिनेशन से जिंक ऑक्साइड आ चुका है, जिंक ऑक्साइड आ गया, सॉलिड फॉर्म में ये होता है। और कार्बन को भी हम सॉलिड फॉर्म में कोक की फॉर्म में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसको आपने क्या करना है, हीट करना है। और यहाँ से आपका जिंक मेटल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। वैसे तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में आता है, ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी इसको सॉलिड फॉर्म में बोलती है। यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट से जो भी आप कराते हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उसकी हीट से मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये लिक्विड स्टेट में आता है या मोल्टन स्टेट में आता है या फ्यूज स्टेट में आता है एक्चुअल में। बट एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट में लिखा हुआ है, तो आपकी चॉइस है। और मैं तो कहूँगा आप एनसीईआरटी के हिसाब से ही चले जाओ यार, है ना। तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ये चीज़। और यहाँ पे ये क्या निकल जाएगी, CO गैस निकल जाएगी। तो देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ZNO का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है जिंक में से, जिंक ऑक्साइड से, तो इसका रिडक्शन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अब ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन जिंक। तो ये नॉन मेटल मेटल रिडक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। कैसी रिएक्शन है ये, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है कैसी होती हैं, रेडॉक्स होती हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जिंक मेटल हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और ऐसे ही हम आयरन को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं हेमेटाइट से। आयरन का और क्या है, हेमेटाइट, और भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। अब देखो यहाँ पे जो हेमेटाइट है उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। तो ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में ही ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ना हमें रोस्टिंग करने की ज़रूरत है, ना ही हमें कैल्सिनेशन करने की ज़रूरत है। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इसको अब इसके ओर से डायरेक्टली क्या करो, रिडक्शन करवाओ। इसका क्या करना है, इसका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। अब रिडक्शन कैसे कराएं, बाय यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करके आप इसका क्या कराओ, रिडक्शन कराओ।
Fe2O3 प्लस कार्बन सॉलिड में, ये क्या बन जाएगा? आयरन आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, वैसे लिक्विड स्टेट में आता है, मैं आपको यहाँ पे मेरे को लिखना ही पड़ेगा, इसका रीज़न अभी आपको समझ आएगा। प्लस आपकी कौन सी CO गैस निकल जाती है, ठीक है। और अच्छा, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, ये जो हम कार्बन से, मैंने कहाँ पे लिखा है, हाँ, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन को एज ए जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आपकी स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, पीछे भी और यहाँ पे भी आपने क्या कराया? स्मेल्टिंग करा दी है। कार्बन जिंक वाले केस में भी ये क्या थी? स्मेल्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या मिल गया? यहाँ से आपका क्या मिल गया? आयरन आपको मिल गया, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में आप बोलो। अब आयरन के केस में हमें एक स्टेप और करना पड़ता है। आयरन के केस में एक और चीज़ होती है, गैंग रिमूवल। गैंग क्या होती है? आपकी इम्प्योरिटी। गैंग क्या होती है? आपकी इम्प्योरिटी होती है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? SiO2, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे आयरन जो है ये आपका क्या है? आयरन है, जो ये आपको, ठीक है, शाइनिंग सा दिखाई दे रहा है ना, मोल्टन स्टेट में क्या है? ये आयरन है। तो इसीलिए कह रहा था मोल्टन स्टेट में निकलता है या लिक्विड स्टेट में बोलो, ये आपका क्या है? आयरन है। बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये कलर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे ये एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है यहाँ पे? अब इसको बोलते हैं स्लैग। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग। अब ये आया किसके कारण? ये इम्प्योरिटीज़ के कारण ही। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में मैंने आपको बताया था सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं निकलती, ठीक है, तो उसको निकाला जाता है। अब कैसे निकालते हैं? देखो, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ आयरन फ्लक्स इज एडिड टू रिमूव गैंग। फ्लक्स ऐड किया जाता है, फ्लक्स इज एडिड टू रिमूव गैंग। गैंग को या इम्प्योरिटी बोलो, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लक्स यूज़ करते हैं। अब फ्लक्स कौन सा यूज़ करते हैं? कौन सा फ्लक्स यूज़ किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या यूज़ किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम स्मेल्टिंग में आयरन ऑक्साइड लिया, Fe2O3 प्लस आपने कार्बन डाला कोक की फॉर्म में, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, साथ में हम क्या डालते हैं? CaCO3 डालते हैं। अब ये कुछ होता क्या है इनसे? देखो, आयरन बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। हीट के कारण ये मेटल क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। हीट इसको क्या कर देती है? मेल्ट कर देती है। और हीट के कारण, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है? कैल्सिनेशन हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है? कैल्सिनेशन हो जाती है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड गैंग के साथ मिलके उसको रिमूव कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उसके साथ मिलता है और CaSiO3 इस फॉर्म में क्या कर देता है? इसको रिमूव कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग। इसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग। ये जो बना हुआ है ना, ये क्या है? आपका स्लैग है। अब इस स्लैग को हम हटा देते हैं। देखो, मेटल के ऊपर ये क्या करता है? फ्लोट करता है, फ्लोट ओवर मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल के ऊपर ये क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। इसको आप बकेट वगैरह की यूज़ करके आप इसको हटा देते हैं। क्लियर? तो समझ आया?
आयरन के केस में हम क्या ये करते हैं, गैंग का भी रिमूवल का हमें कराना होता है, इम्प्योरिटीज़ को हमें हटाना होता है। तो दो चीज़ याद रखना, इम्प्योरिटी किस फॉर्म में यूज़ की जाती है और इम्प्योरिटी को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फ्लक्स यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे कौन सा फ्लक्स हम यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा फ्लक्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और स्लैग क्या बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आयरन की एक्सट्रैक्शन भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा आयरन हमें मिल चुका है। ठीक है बेटा, तो ये लिक्विड आयरन इसीलिए कहते हैं ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। और अभी देखो नेक्स्ट हमारी एक टर्म आती है एल्यूमिनोथर्मी। अब ये एल्यूमिनोथर्मी क्या होती है, अभी तक आपने जो भी ऑक्साइड्स लिए है ना, मेटल के ऑक्साइड्स बनाए, जैसे आयरन ऑक्साइड को आपने आयरन में कन्वर्ट कराया बाय रिडक्शन कराया। इसका कैसे कराया, कार्बन की मदद से। हम एल्यूमिनियम की मदद से भी करा सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की मदद से भी हम रिडक्शन करा के मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम को जब हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। जैसे कार्बन को जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। जब हम एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्मी बोला जाता है। अब यही चीज़ डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम को भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं भैया, और कहाँ पे करते हैं, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी जिंक से भी ज़्यादा होती है उन मेटल को एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हम एल्यूमिनियम का ही यूज़ करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम वहाँ पे कार्बन का यूज़ नहीं करते। रीज़न, कार्बन से जब आप रिडक्शन कराओगे तो वो अच्छे से रिडक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती उन मेटल से। कौन से मेटल, जैसे मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया। जब अब क्रोमियम और मैग्नीज को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में किसका यूज़ करोगे, एल्यूमिनियम का। क्लियर है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में मैग्नीशियम मैग्नीज़ वाला है, तो मैं यहाँ आपको मैग्नीज से समझाता हूँ। जब हम मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, Mn। जब हम मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन कराते हैं, इसका ऑक्साइड क्या होता है, MnO2। ये इसका और होता है MnO2। इसका नाम क्या होता है, पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट इसका और होता है MnO2। अब ये ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो ना तो हमें रोस्टिंग करानी है ना ही हमें कैल्सिनेशन कराना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑफ MnO2। रिडक्शन कराएंगे हम MnO2 का, किससे, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करके हम इसका रिडक्शन कराएंगे। अब देखो कैसे होता है, MnO2 को आपने एल्यूमिनियम के साथ क्या करा दिया, रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज मिल जाता है लिक्विड स्टेट में, और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आपकी क्या निकलती है, हीट निकलती है। और ये हीट मेटल को क्या कर देती है, इसको मेल्ट कर देती है। ठीक है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस आपको करनी है। क्लियर, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। और ये रिएक्शन भी क्या है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद रखना, अब ये चीज़ें कुछ बारीक चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कैसी होती है बेटा, वो रिडॉक्स होती है, और वो एक्सोथर्मिक भी होती है ना, हीट निकल ही रही है। ध्यान रखना, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किसका यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम का। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है आपका, एल्यूमिनियम है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO2। ठीक है, MnO2 को देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना,
मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज बन रहा है, मीन्स ऑक्सीजन हट गई है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तो ये था आपका। दूसरा, एल्यूमिनोथर्मी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आता है आपका थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, अब इस पे जितने स्टार लगा सकते हो लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी पेपर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कराया अभी कार्बन की मदद से, तो उसको हमने क्या बोला, क्या बोला था उसको, स्मेल्टिंग। वेरी गुड। हम एल्यूमिनियम की मदद से भी करा सकते हैं, हम एल्यूमिनियम की मदद से भी इसको करा सकते हैं। तो यहाँ पे आयरन जो मिलेगा वो आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा, प्लस आपका एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पे हीट निकलेगी। इसी हीट के कारण ये क्या होता है, मेल्ट होता है। इसी हीट के कारण क्या होता है, ये मेल्ट होता है। अब ये रिएक्शन का नाम, इसको नाम दे दिया गया एक, इसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्यों, एल्यूमिनियम के साथ जब हम कराते हैं इसको स्पेशल एक नाम दे दिया, और इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है बेटा वेल्डिंग करने के लिए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन मशीनरी पार्ट्स, वेल्डिंग द ब्रोकन मशीनरी पार्ट्स ऑफ आयरन। आयरन की चीज़ें कहीं पे भी अगर टूट गई हैं, उनकी फिलिंग के लिए ये जो यहाँ से आपको मोल्टन स्टेट में क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, ठीक है, उसको फिल कर दो, और फिर वो थोड़ी देर के बाद जब ठंडा होएगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका गैप भरा गया। रेलवे ट्रैक्स में अगर गैप आ जाता है या वहाँ पे क्रैक आ जाता है, तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनको वेल्ड करने के लिए हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका हम यूज़ किया जाता है। और आपसे बार बार पूछा गया है ये कि ये जो थर्माइट रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन होती है। ये भी मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी क्या है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो बेटा कैसी होगी, एक्सोथर्मिक भी होगी एंड रेडॉक्स भी होगी। एक्सोथर्मिक भी होगी और रेडॉक्स भी होगी। ठीक है, तो अब देखो ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है पूरा का पूरा कि जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पहला स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ओर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो ओर आपका सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में है, हमें उसको क्या करना होता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है। ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराया जाता है। अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सल्फाइड की फॉर्म में है तो रोस्टिंग से करा दो मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट की फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन से मेटल ऑक्साइड बना दो। अब जो ये मेटल ऑक्साइड आया, अब रिएक्टिविटी अच्छी खासी होने के कारण ये अपने आप रिड्यूस नहीं होता, इसको रिडक्शन इसका कराना पड़ता है। अब रिडक्शन कराने के दो तरीके हैं, या तो आप स्मेल्टिंग करो या एल्यूमिनोथर्मी करो। मीन्स अगर आप कार्बन का यूज़ करके आप रिडक्शन करा रहे हो तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम का यूज़ करके रिडक्शन करा रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। कार्बन वाले केस में हमने फ्लक्स के बारे में भी याद रखना है। और यहाँ से रिडक्शन कराने के बाद फाइनली आपका क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप में उसको क्या करो, प्योरीफाई कर दो, उसको रिफाइन कर दो। ठीक है, तो ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब हाई रिएक्टिविटी मेटल कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी मेटल हैं। अब इनके देखो, या तो इनको ऑक्साइड से निकालेंगे या इनको जनरली क्लोराइड से निकाला जाता है। जैसे KCl प्रेजेंट हो गया, NaCl है, तो ये किस फॉर्म में है, क्लोराइड की फॉर्म में है या ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें भी पहला स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर एंड सेकेंड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो तो क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अब इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। द ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल आर क्वाइट स्टेबल। और इनके जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड होते हैं वो भी काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो इनको हम रिड्यूस नहीं करा सकते सिंपली। पीछे मीडियम रिएक्टिविटी वालों को आपने क्या कराया, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिड्यूस करा दिया। अब इनकी रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिड्यूस ही नहीं होंगे। तो इनको रिड्यूस कराने के लिए हम एक स्पेशल रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है, जो आपने क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वैसे ही कराई जाती है। ठीक है, तो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब देखो बहुत सिंपल है, लो रिएक्टिविटी मेटल थे वो अपने आप रिड्यूस हो जाते थे। मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए आपने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया, कार्बन या एल्यूमिनियम का। अब हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनके लिए हम कार्बन और एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न आपको समझ आ गया कि उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है तो वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं फिर हम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होती है, सिंपल भी अभी बताया, एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ही होती है जिसमें उनके ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स को फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे, जैसे दो एग्जांपल हैं आपके, एक तो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, सोडियम बनाएंगे। अब ये एक सेटअप है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे करते थे आपको याद आ गई होगी, एक बैटरी लगाई हुई है, उसके पॉजिटिव एंड से एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ किया है जिसे हम क्या कहते हैं एनोड। पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है वो एनोड, नेगेटिव से जो कनेक्टेड है कैथोड। अब ये जो सॉल्यूशन है ये किसका है, फ्यूज्ड NaCl का या मोल्टन NaCl, मीन्स सोडियम क्लोराइड को आपने पिघला के यहाँ पे डाला हुआ है। अब ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ से क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस क्या होंगे, जैसे ये मोल्टन स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, Na प्लस और Cl माइनस में ये डिसोसिएट होगा। तो अब Na प्लस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, जिसे हम क्या कहते हैं कैथोड। तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा और ये जो क्लोरीन एनायन है, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वाले एनोड पे जाके डिपॉजिट होगा। क्लियर। अब देखो रिएक्शन क्या होती है, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एनायन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन और दो एनायन मिलके क्या कर देंगे, Cl2, ये गैस बन जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, अलग हो गए। तो एनोड पे आपकी ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे आपको क्या बनता जाएगा, क्लोरीन गैस बनती जाएगी, Cl2 गैस बनेगी और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, यहाँ से फिर ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो दो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो सोडियम क्या कर लेगा, यहाँ पे गेन कर लेगा, है ना। तो सोडियम Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। कैथोड के ऊपर सोडियम आपका डिपॉजिट होता जाएगा। तो मिल गया भैया आपको सोडियम मेटल, है ना, मिल गया आपको सोडियम मेटल। ऐसे ही किसका होता है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में है, ऑक्साइड और क्लोराइड का था ना, एक एग्जांपल आपने क्लोराइड का कर लिया, एक एग्जांपल अब ऑक्साइड का कर लेते हैं। अब फिर से वही सेम सेटअप है, यहाँ पे NaCl डाला था पहले मोल्टन, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब ये भी आयनिक है और ये भी क्या होएगा, अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, Al3 प्लस O2 माइनस। 2 माइनस O2 माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या होएगा, अट्रैक्ट होएगा। Al3 प्लस किस पे जाएगा, नेगेटिव वाले पे, कैथोड पे ही जाके डिपॉजिट होगा। एंड अगेन एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एक ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये लूज कर देगा। फिर दो मोलिक्यूल जो होंगे, ठीक है, दो एनायन क्या कर देंगे, ये ऑक्सीजन गैस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक साइड एनोड पे आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है और यहाँ से आपके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, ये जाएंगे इधर। एल्यूमिनियम उनको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम जो कैटायन था Al3 प्लस, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एल्यूमिनियम में। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम का मेटल मिल गया। ठीक है बेटा। तो लो रिएक्टिविटी वाले में रिडक्शन अपने आप हो जाता है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले में क्या होता है, रिडक्शन आपको रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कराना पड़ता है, हाई रिएक्टिविटी वाले में रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करनी पड़ती है। क्लियर। तो देखो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल का। स्टेप 1 क्रशिंग करोगे, ग्राइंडिंग करोगे। स्टेप 2 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। स्टेप 3 अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा, उससे आपका क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। स्टेप 4 में आप क्या कर लो, उसको प्योरीफाई कर लो। क्लियर है। तो हमने मेटलर्जी हमने देख लिया कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और सभी तरह के देख लिए, लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी एंड मीडियम रिएक्टिविटी, तीनों को हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपकी मेटलर्जी क्या होती है, ख़त्म होती है। इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया। कौन सा पार्ट, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, और उसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है कोरोजन, कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन। तो होपफुली आपका 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।